वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और सभी सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन क्लास में व्यस्त होंगे। चलिए हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का पुनः मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। पहले भी मैथमेटिकल एनालिसिस कर चुके थे, लेकिन आज और पहले के क्लास में कुछ अंतर है। क्या अंतर है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शीर्षक डालते हैं लेक्चर 14 वेव ऑप्टिक्स। आइए क्या पढ़ना है? मैथमेटिकल एनालिसिस on the mathematical analysis of interference of light। देखो आज क्या डिफरेंट होगा। लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि S1 सोर्स ऑफ लाइट था और S2 भी सोर्स ऑफ लाइट था। दोनों क्या था? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट था और दोनों से वेव निकला था। दोनों से लाइट निकला था वेव के रूप में, यह भी बोल सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर जाकर मिल गई थी। ठीक, तो यहाँ इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन हुआ था, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। लेकिन आज के क्लास में क्या होगा? तो देखो लास्ट क्लास की पहले बात कर लें तो यहाँ से जो वेव निकला था ये y1 इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी था और ये y2 इज इक्वल टू कितना था? ये साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा या फाई जो मानना है मानिए। हम यहाँ डेल्टा माने थे तो डेल्टा ही मानते हैं। ठीक, दोनों वेव P पर जाकर मिल गई थी। लेकिन देखो तो आज के क्लास में क्या डिफरेंस होगा। यहाँ एम्पलीट्यूड ये है, यहाँ भी ये है, पिछले क्लास में भी था। लेकिन इस क्लास में ये सेम एम्पलीट्यूड नहीं होगा बल्कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ ये तो यहाँ B, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। आइए दो अलग अलग एम्पलीट्यूड है, लेकिन और क्या है? और तो पहले भी फेज डिफरेंस डेल्टा था, इस बार भी फेज डिफरेंस डेल्टा ही है। तो फिर दोनों जाकर मिलेगा P पॉइंट पर, तो कैसा इंटरफेरेंस बनेगा? चलिए इस बात पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे लिखिए तो लेट y1 इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा बी टू वेव्स, या ऐसा कर सकते हैं बी द इक्वेशंस ऑफ टू वेव्स। इक्वेशन भी कर सकते हैं इसको। बी द
equations of two waves कहाँ से स्टार्ट हुआ है? स्टार्टिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट S1 and S2. Two waves starting हैं starting from two coherent sources of light S1 and S2. चलो, विच मीट जो कि मिलती है कहाँ पर जी? एट पॉइंट P. चलो, P पॉइंट पर मिलती है और वेयर जहाँ क्या करता है? वेयर न्यू वेव ऑफ लाइट फॉर्म्स, नए वेव के लाइट के नए वेव का निर्माण होता है। वेयर न्यू वेव ऑफ लाइट फॉर्म्स बनता है with the combination of two waves, या with the combination of these two waves दे सकते हैं, these two waves। और देखो, चलो न्यू वेव का इक्वेशन क्या होगा इस पर डिस्कशन करना है। पहले भी कर चुके हैं, तो चलो क्या लिखना है? देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ न्यू वेव क्या होगा? न्यू वेव का इक्वेशन कहोगे y इज इक्वल टू, ये y1 प्लस y2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बता चुके हैं। ये y1 डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, या न्यू वेव का डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, जो कि बना है अलग अलग दो वेव के कारण से। समझा चुके हैं, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। y1 इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। चलो, दिस इज इक्वल टू क्या करना है? देखो तो ये साइन ओमेगा टी प्लस बी, और ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म पर है। साइन ए प्लस बी आपको बता चुके हैं, जो नहीं जानते हैं देखिए कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस 2 साइन ए प्लस बी, सॉरी क्या हो गया ये? नहीं, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी। तो उसी तरह इसको देखो तो ये एक जगह ओमेगा टी है, बी की जगह डेल्टा, तो क्या लिखोगे?
लिखोगे साइन ये एक जगह ओमेगा टी, साइन ये इंटू कॉस बी प्लस कॉस ये इंटू साइन बी, यही तो है, कॉस ए इंटू साइन बी। चलो दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट को तोड़ो, देखो तो ये साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस बी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। जल्दी बताओ जी, इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आता है? कहिएगा साइन ओमेगा टी कॉमन नज़र आता है सर, तो क्या होगा ये प्लस कॉस डेल्टा, बी कॉस डेल्टा हो जाएगा, ये प्लस बी कॉस डेल्टा प्लस यहाँ देखो क्या है, इसको हम लिखते हैं कि बी साइन डेल्टा लेते हैं इंटू कॉस ओमेगा टी लेते हैं। और तो क्या करते हैं देखो तो, इस इक्वेशन को फर्स्ट मानो और हम ये प्लस बी कॉस डेल्टा, गौर करना तो ये एम्पलीट्यूड है, बी भी एम्पलीट्यूड है, दोनों क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, और डेल्टा पहले हम बोल चुके हैं वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है वो। तो डेल्टा जब कांस्टेंट है तो क्या होगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, और बी कांस्टेंट है, डेल्टा कांस्टेंट है, तो मतलब बी साइन डेल्टा कांस्टेंट है। तो चलो हम लोग मानते हैं इस बात को, देखो तो क्या मानेंगे, देखो तो लेट, ऐसा करते हैं ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे, कुछ नहीं किया, देख लो y1 और y2 दो इक्वेशंस है, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का, दोनों P पॉइंट पर जाकर मिल गई है, और जहाँ पर इंटरफेरेंस का निर्माण हुआ है उसका नेचर क्या होगा ये देखेंगे हम। चलो हो गया, आओ देखो मानेंगे बाबू, लेट ये प्लस बी कॉस डेल्टा, यही देखो ये दिस इज इक्वल टू कैपिटल ये कॉस डेल्टा एंड क्या मानेंगे, बी साइन डेल्टा दिस इज इक्वल टू ये साइन डेल्टा मान लेंगे, ऐसा, ये इक्वेशन थर्ड मानो। और अब ये क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है, डेल्टा भी, सॉरी डेल्टा नहीं मानना है, यहाँ फाई मानना है, चेंज करना है ऐसा। अब क्या करना है, माने हैं ये और फाई अपने मन से, तो ये कांस्टेंट है तो ये भी तो कांस्टेंट होगा, ये और फाई, तो उसका वैल्यू कितना होगा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ लड़के को कठिनाई हो सकती है कि ऐसा क्यों मानते हैं सर, और ऐसा मानने से ही ये इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, आगे समझ में आ जाएगा। अभी धैर्य रखकर समझो कि इसको हम ये कॉस फाई मानते हैं, इसको ये साइन फाई मानना पड़ता है। अब है कि ये का वैल्यू कितना होगा हम निकाल लेंगे, यहाँ से फाई का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो पहले निकाल लेते हैं तब डिस्कशन करेंगे, कुछ तो दिमाग एक्सेप्ट करेगा। चलो हम करते क्या हैं, स्क्वायरिंग ऑन both sides
of equations second and third and adding them we get, यानी स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या पाते हैं। देखो तो स्क्वायर LHS ये प्लस बी कॉस डेल्टा है, इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। LHS में LHS को जोड़ेंगे, चूंकि इसको भी स्क्वायर कर चुके हैं, पहले बोल चुके हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड दोनों को स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने का क्या मतलब हुआ, इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे। तो LHS में LHS को जोड़ेंगे, RHS में RHS को जोड़ेंगे, तो बी साइन डेल्टा होल स्क्वायर हो गया। सॉरी लिख चुके हैं, दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, LHS का स्क्वायर कर चुके हैं। देखो अब RHS की बात करेंगे तो ये कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई होल स्क्वायर। हालांकि ये स्टेप हम हटा सकते थे, हटा सकते हैं। देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ये तो स्टेप रहेगा, यहाँ की बात करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस डेल्टा, कुछ नहीं किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, प्लस क्या होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, दिस इज इक्वल टू ये देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये हो गया आपका। चलो अब देखो तो इसमें इस टर्म को देखो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर बी स्क्वायर कॉमन लेकर के कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस डेल्टा, दिस इज इक्वल टू, इसमें ये स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ध्यान देना, ऐसा है तो बताओ हमको ये टर्म्स क्या होगा 1, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी कॉस डेल्टा, सब जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये स्क्वायर हो गया और इसका मान 1 होगा। तो बताओ कि ये का वैल्यू आ गया हमको क्या, ध्यान देना, ये निकालना चाह रहे थे, ये आ गया, ये हाँ बिल्कुल सर, ये इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस डेल्टा। ये देखो गौर से देखो, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट ए और बी पहले था, डेल्टा भी था, तो ये पूरा क्या होगा कांस्टेंट ही होगा। और पहले ही बोल चुके हैं ये क्या है कांस्टेंट है, वो हम यहाँ कह चुके हैं, और ये वैल्यू इसका निकल गया। कि सर फाई का वैल्यू नहीं निकालिएगा, हाँ निकालेंगे, लेकिन यहाँ तक लिख लो, और इसकी ज़रूरत है हमको, तो ये इज इक्वल टू, पहले तो इक्वेशन फर्स्ट की ज़रूरत पड़ेगा, हम यहाँ लिख लेते हैं y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू ए प्लस बी कॉस डेल्टा प्लस बी साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी, इसकी ज़रूरत पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। और अभी निकला एम्पलीट्यूड ये इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस डेल्टा। ये हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, आप सेकेंड मान लीजिए इसको, सेकेंड इक्वेशन।
आइए हम कहाँ चलेंगे, फाई जो माने हुए हैं उसको निकालेंगे। फाई कैसे निकालें, फाई कैसे निकाला जाएगा, और देखो करते क्या, नाउ थर्ड बाय सेकेंड वी गेट, बताओ बी साइन डेल्टा बाय ए प्लस बी कॉस डेल्टा, दिस इज इक्वल टू ए साइन फाई डिवाइडेड बाय ए कॉस फाई। और बताओ जल्दी से, ये कैंसिल होगा, क्या होगा यहाँ टेन फाई होगा, तो हम इधर से लिखते हैं टेन फाई इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस डेल्टा। तो बताओ फाई का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं हम लोग, फाई का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, ठीक है बिल्कुल निकल गया सर। फाई इज इक्वल टू निकलेगा टेन इनवर्स बी साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस डेल्टा। ये देखो ये एंगल है, ये इसका मान निश्चित रूप से निकल जाएगा जब बी और डेल्टा ये दिया हुआ रहेगा तब। इसका मतलब ये फाई क्या है, कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। और इसको इक्वेशन थर्ड आप मानिए, सॉरी फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ ही होना चाहिए, क्या गलती लिखे हैं क्या यहाँ, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड यहाँ गलत किए हैं, ये थर्ड ये फोर्थ होगा बाबू, और फोर्थ बना लेना तुम। और ये इक्वेशन कौन सा होगा, फाइव इक्वेशन होगा। तो हम लोग फाइव या 10 यहाँ से चलते हैं, ये तो याद नहीं रहेगा, यहाँ चलते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है इक्वेशन मानने का, इसी की ज़रूरत पड़ेगा। तो आप 10 फाइव याद रखेंगे, 10 फाइव इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय ये प्लस बी कॉस डेल्टा, ये इक्वेशन 5। चलो हम लोग देखेंगे चलिए डिवाइड कर लीजिए, बी साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस डेल्टा, नहीं लिख पाए तो लिख लीजिए ये ए प्लस इतना ये कॉस डे फाई है, कुछ नहीं किया है। ये देखिए ये कैंसिल हुआ, 10 फाई इज इक्वल टू हुआ था बी साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस डेल्टा, बस इतना ही तो था। हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग चलेंगे कि पुनः इक्वेशन फर्स्ट में जो माने थे उसको पुट करेंगे, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और now from equation फर्स्ट क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और ये प्लस बी कॉस डेल्टा को क्या माने हैं, क्या माने हुए हैं, ये कॉस फाई और बी साइन सॉरी प्लस ये साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी, जो माने उसको पुट किए। अब बताओ कि इसमें ये कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। साइन ओमेगा टी
इंटू कॉस फाई प्लस इसको ऐसे लिखते हैं कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब देखो तो किस फॉर्मूला पर ये आधारित है, कौन सा फॉर्मूला होगा, किस फॉर्मूला पर बेस्ड है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यदि इसको ये मानते हो इसको बी मानते हो तब क्या हो गया, हमको हो गया साइन ए प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस फाई। गौर करो, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई, देखा क्या निकला? फिर से ये हम लोगों का वेव का ही इक्वेशन आ गया, उसी फॉर्म में ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। किसका एम्पलीट्यूड? कौन सा एम्पलीट्यूड? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या न्यू वेव जो बनेगा उसका एम्पलीट्यूड। और फाई क्या है? फेज डिफरेंस है। लेकिन किसके किनका बीच फेज डिफरेंस? गौर करो, ये साइन ओमेगा टी तो पहले था ही S1 का, और उसके साथ क्या ऐड हो गया? फाई। इसका मतलब क्या? S1 सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव निकलेगा उस वेव के रेस्पेक्ट में इसका फेज डिफरेंस कितना होगा? फाई होगा। क्योंकि ओमेगा टी प्लस फाई में जब ओमेगा टी लेस करेंगे तो क्या होगा? फाई बचेगा, वो क्या होगा? फेज डिफरेंस। तो क्या देख रहे हैं कि ये बराबर इतना हो गया, तो ये भी नए वेव का इक्वेशन होगा। हम लोग लिख सकते हैं अपने भाषा में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यू वेव जो बनेगा उसका ये इक्वेशन हो गया। अब बताओ हमको क्या चाहिए? इसका इंटेंसिटी, कि ये कहाँ पर जाकर मिला है? पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर न्यू वेव बना है और उसका इंटेंसिटी हमको ज्ञात करना है, क्योंकि इंटेंसिटी पर ही निर्भर करेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस तो होगा ही, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो देखिए तो यहाँ एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड है तो इसका इंटेंसिटी पहले ज्ञात करते हैं। तो बताओ कि द इंटेंसिटी ऑफ, देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ किसका? इंटेंसिटी ऑफ न्यू वेव का इंटेंसिटी कितना होगा? गौर करना। देखो तो आइए मान लें इंटेंसिटी, तो आइए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? एम्पलीट्यूड है न्यू वेव का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ आइए इसलिए मान लिए कि ये इंटेंसिटी है किसका? रिजल्टेंट वेव का। और देखो और क्या लिख सकते हैं? आइए इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो सम कांस्टेंट देते हैं। क्या दे दिए यहाँ? के ए स्क्वायर दे दिए हैं। और इक्वेशन आप जो मानना है मानिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगा। चलो यहाँ रहने देते हैं। फिर देखो, और आइए इज इक्वल टू, बताओ तो के इंटू ये स्क्वायर के बदले क्या दे सकते हैं? देखो तो इक्वेशन 4 स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस डेल्टा। कहाँ से लाया? लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन से। देखो
और देखते क्या है, और आई ए इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर ट्वाइस के ए बी कॉस डेल्टा। और इसको और आगे ऊपर लिखते हैं। आप पहले कंप्लीट कर लीजिए फिर बात करेंगे। पहले कंप्लीट कीजिए। चलो बाबू, फिनिश हो गया। तो हम लोग चलेंगे। ये इक्वेशन आया है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको भी लिखना चाहिए जी। ये इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन जो बात करते हैं, यही मेन इक्वेशन है। ऐसा करते हैं, इसको इसी को 6 माना है, इसको 7 मान लेंगे। इसकी ज़रूरत पड़ेगा हमको, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या है, ये 6 है। और जल्दी चलो, हम लोग लिखेंगे और आई ए इज इक्वल टू हाउ मच। देखना क्या करते हैं, कुछ कलाकारी करेंगे बाबू। के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस रूट के ए इंटू रूट के बी कॉस डेल्टा लिखेंगे। ये क्यों ऐसा करेंगे, कॉस डेल्टा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखो हमको क्या जरूरत पड़ेगा, याद करो तुम। ये क्या है, ये भी वेव का इक्वेशन है जो S1 सोर्स ऑफ लाइट से प्रारंभ हुआ है। नहीं तो इसका भी तो अपना इंटेंसिटी होगा, और उसका इंटेंसिटी कितना होगा तो बताओ। यदि आई ए मान लें तो आई ए इज इक्वल टू के ए स्क्वायर हो जाएगा, और आई बी इज इक्वल टू क्या होगा, के बी स्क्वायर होगा। सही है क्या? चलो, ऐसा यदि है तो हम के ए स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, आई ए। के बी स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, आई बी प्लस ट्वाइस रूट के। तो हम अपने मन से दिमाग लगाए हैं, लेकिन क्यों रूट के, देखो तो यहाँ के है ना, के को 2 पार्ट में बांट सकते हैं ना, रूट के इंटू रूट के। क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। ये का वैल्यू बताओ, यहाँ से ये भी ये का वैल्यू बताओ। कहोगे सर ये स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आई ए बाय के, देयरफॉर ये इज इक्वल टू रूट अंडर आई ए डिवाइडेड बाय रूट के। तो बताओ ये के बदले क्या लिखोगे, तो रूट आई ए डिवाइडेड बाय रूट के इंटू रूट के। उसी तरह बी के बदले बताओ, बी के बदले बताओ रूट अंडर आई बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर आई बी डिवाइडेड बाय रूट के कॉस डेल्टा, रूट के कॉस डेल्टा। और दिस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, आई ए प्लस आई बी प्लस ये रूट के कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो ट्वाइस ऑफ रूट आई ए इंटू फिर रूट के कैंसिल, तो रूट आई बी कॉस डेल्टा। और गौर करो कि हम क्या निकाले हैं, गौर करो आई ए।
आई ए का ये फॉर्मूला हो गया बाबू, आई ए इजकल टू आई ए प्लस आई बी प्लस ट्वाइस रूट आई ए प्लस रूट आई बी कॉस डेल्टा। देखो अब इंटेंसिटी तो निर्भर करेगा किस पर जी, डेल्टा पर, कॉस डेल्टा पर, ध्यान देंगे कॉस डेल्टा पर निर्भर करेगा। तो यहाँ कॉस डेल्टा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, कॉस डेल्टा का वैल्यू मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम होगा तो बताओ क्या होगा, मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम होने का मतलब हो गया इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब हो गया ब्राइटनेस होना, और ब्राइटनेस होने का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होना होता है। ठीक, आइए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम, ले सकते हो आइए विल बी मैक्सिमम की बात करते हैं, केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट में आइए विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा आइए मैक्सिमम, व्हेन कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा इज मैक्सिमम। इज इसलिए देते हैं, भाषा है जी, दो फ्यूचर टेंस देखो यहाँ, ये व्हेन के बाद क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ये मीनिंग है व्हेन कॉस डेल्टा इज मैक्सिमम, जब कॉस डेल्टा का मान मैक्सिमम होगा, देन आई ए विल बी मैक्सिमम, आई ए का मान मैक्सिमम होगा। लैंग्वेज है ये, इसलिए इज लिखा करते हैं, व्हेन कॉस डेल्टा इज मैक्सिमम, दैट इज क्या मैक्सिमम वैल्यू होता है बाबू, तो कॉस डेल्टा हम लोग पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। फिर लिखते हैं कि कॉस डेल्टा विल बी इक्वल टू +1 कब जी, इफ डेल्टा इज इक्वल टू हाउ मच, बताओ डेल्टा का वैल्यू कितना होता है, कहिएगा डेल्टा का वैल्यू होता है सर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट डॉट कितना 2n पाई। ऐसा यदि होगा तो आई ए क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बताओ जी, देयरफॉर आई मैक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ आई मैक्स इज इक्वल टू लिखोगे कितना, तो देखो यहाँ फॉर्मूला देखो तुम, आई मैक्स हो जाएगा तो कॉस डेल्टा ही तो तुम चेंज कर सकते, और तो वही होगा आई ए प्लस आई बी प्लस ट्वाइस रूट अंडर आई ए इंटू रूट अंडर आई बी, और कॉस डेल्टा का मान कॉस 0 लिख दें या कॉस 2 पाई लिख दें या कॉस 2 पाई n लिख दें, क्योंकि n का वैल्यू क्या होता है जी यहाँ, वेयर n इज इक्वल टू जानते हो कि 0 +-1 +-2 कुछ भी होगा। आओ तो यहाँ 2n पाई लिख दें जनरल वे में, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आई ए प्लस आई बी प्लस ट्वाइस रूट अंडर आई ए इंटू आई बी और कॉस 2 पाई n का वैल्यू 1 हो गया। तो क्या देख रहे हैं, आई मैक्स जो होता है वो इतना के बराबर होता है। और इसको और भी अरेंज करके हम लिख सकते हैं कि क्या अरेंज कीजिएगा,
इसको क्या अरेंज करेंगे, तो देखो अरेंज करते हैं। रूट अंडर IA स्क्वेयर प्लस रूट अंडर IB स्क्वेयर प्लस ट्वाइस रूट IA रूट IB। गौर करना, रूट IA रूट IB। दिस इज इक्वल टू, देखो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB है क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, तो क्या होगा? ये रूट ये प्लस IA प्लस IB होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया? I मैक्स हो गया। इसको ध्यान में रखना, I मैक्स इज इक्वल टू होता है रूट IA प्लस रूट IB होल टू द पावर 2, ऐसा। तो ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा बाबू। इसको हम इक्वेशन बहुत हो गया इसलिए कैपिटल ये मान लेते हैं, बहुत इक्वेशन हो गया। तो चलो इक्वेशन हम 6 तक लिखे हुए हैं, 7 भी मान सकते हो लेकिन ज़रूरत है हमको इम्पोर्टेंट पार्ट का। I मैक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर ये रूट अंडर IA प्लस रूट अंडर IB होल स्क्वायर। चलो इक्वेशन हम कहे कि ये मानो इम्पोर्टेंट है, पार्ट है। अब बताओ तुमको ये जो इक्वेशन आया था इसको मान लो तुम कि 7 6 जो भी है। चलो तो बताओ तो ये I मैक्स हो गया। I मैक्सिमम कब होता है जी? कुछ ध्यान में है? I किस पर निर्भर करता है? I निर्भर करता है एम्पलीट्यूड पर। तो I मैक्सिमम हुआ होगा कब? जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ होगा। और देखो तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ हम लिख कर रखे हैं। तो बताओ देयरफॉर I मैक्स का वैल्यू कितना होगा तब? तो I मैक्स तो इतना हो गया, ये मैक्स तब कितना होगा? तो ये मैक्स कब होगा? जब कॉस डेल्टा मैक्सिमम होगा, अर्थात ये सब होगा। तो इन दिस केस क्या लिखेंगे? इस केस में जब I मैक्स होगा तो ये मैक्स कितना होगा लिख सकते हैं यहाँ। ऑल्सो ये मैक्स इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा? जाओ वहाँ पर बताओ, या लिख सकते हो नहीं? यहाँ लिख दो ना, फ्रॉम। ऑल्सो नहीं लिख करके हम लोग लिखते हैं फ्रॉम। किससे? फ्रॉम 4 I मैक्स इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा? तो हो जाएगा A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस ट्वाइस AB, और कॉस डेल्टा तो 1 होता ही है। तो बताओ ये क्या लिखें? तब हम यहाँ क्या लिखें बाबू? ये मैक्स इज इक्वल टू लिखेंगे ये प्लस B का होल स्क्वायर है क्या? उसका रूट है क्या? बिल्कुल, A प्लस B का होल स्क्वायर का रूट है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये मैक्सिमम कितना होगा? ये प्लस B के बराबर। यानी दोनों का एम्पलीट्यूड जुट जाता है कब जी? जब सेम फेज में मिलता है, मतलब दोनों जब ऊपर की ओर जाएगा या दोनों नीचे की ओर जाएगा। कहने का मतलब जब फेज डिफरेंस इतना होगा तो दोनों का क्रेस्ट एक साथ जाएगा, दोनों का ट्रफ एक साथ जाएगा, ट्रफ एक साथ नीचे, क्रेस्ट एक साथ ऊपर, अर्थात एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, दोनों एड अप हो जाएगा। और मैक्सिमम होने के कारण इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ, और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा, ब्राइटनेस बनेगा, वो भी देखेंगे। लेकिन हम पहले चलेंगे केस सेकंड पर।
केस सेकंड पर चलेंगे। इसकी बात करें, इसकी ज़रूरत पड़ेगा, इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं और आई मैक्स लिखते हैं, ये मैक्स लिखते हैं कितना, ये मैक्स लिखते हैं ए प्लस बी। चलो केस सेकंड में क्या लेने जा रहे हैं, केस सेकंड में लेने जा रहे हैं आई ए विल बी मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम लेंगे। मिनिमम कब होगा मिनिमम, सबको पता है जब कॉस डेल्टा का मान मिनिमम होगा, जब कॉस डेल्टा कम से कम होगा, और कम से कम वैल्यू कितना जानते हैं 1 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, मिनिमम लिखेंगे, मिनिमम दैट इज कॉस डेल्टा इज इक्वल टू -1 होगा, और कॉस डेल्टा विल बी इक्वल टू -1 कब जी, इफ डेल्टा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए ये बताओ, डेल्टा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, मिनिमम मतलब -1 कब होता है, जब cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, cos 180, cos पाई बोल सकते हो, 3 पाई बोल सकते हो, 5 पाई, 7 पाई डॉट ये 2n + 1 पाई जब लेंगे तो क्या होगा, मिनिमम होगा। n का मान हम दे चुके हैं पहले की तरह होगा। तो बताओ आई मिनिमम तब कितना होगा, आई मिनिमम कहिएगा सर ये आप लिख दीजिए इस जगह 2n + 1 पाई। देखो ना n का वैल्यू जीरो दे दो, जीरो देते ही क्या हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा। cos पाई मीन्स cos 180 डिग्री मीन्स -1, और -1 होते ही यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हम दे सकते हैं क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे। तो अब बताओ कि ये तो हो गया तुम्हारा इक्वेशन, क्या मानना है मानो, इक्वेशन इसको हम 8 मान लेते हैं। और चलो तो यहाँ -1 है, माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा, और देखो तो यहाँ स्क्वायर करके क्या हो गया, ये इक्वेशन कौन सा होगा, इक्वेशन कौन सा होगा, सी होगा, सी होगा। अब बताओ जी, एक और केस लेना था हमको, इसी जगह लेना था कि ए और बी दोनों यदि सेम होता तो क्या होता। एक स्टेप आगे बढ़ा देते तो हमको समय बचता। क्या करना था कि देखो कि ए और बी यदि सेम होगा तो आई मैक्स कितना होगा, ए मैक्स कितना होगा। तो पहले तो हम मैक्स पर चलेंगे नहीं, अभी मिनिमम पर चल रहे हैं, तो मिनिमम अभी पूरा कर लेते हैं, ये मिनिमम पूरा कर लेते हैं, ये मिनिमम पूरा कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड में भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड में यहाँ माइनस हो जाएगा, पता है कॉस डेल्टा -1 होगा तो ऐसा होगा। तो क्या होगा, ये मिनिमम क्या हो जाएगा, ये मिनिमम क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अब देखो इस जगह लेते हैं, इस जगह लेते हैं, पहले तो नहीं लिए थे हम, इस जगह लेते हैं कि इफ क्या ए इज इक्वल टू बी, यदि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होगा देन क्या होगा, आई मैक्स आई मिनिमम इज इक्वल टू, बोलो यहाँ से, ये देखो तो ये दोनों क्या होगा, ये और बी दोनों बराबर हो जाएगा तो उसका इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगा। तो बताओ ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वल होने के बाद आई मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने के सेंस हम दिखाते हैं, आई ए माइनस रूट आई भी नहीं देंगे, आई ए देंगे, चूँकि एम्पलीट्यूड दोनों का क्या हो गया, समान हो गया, तो इंटेंसिटी भी समान होगा, और उस स्थिति में इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। बताओ जी
पहले हम ऐसा लिए थे पिछले मैथमेटिकल एनालिसिस में, हम दोनों ए और बी दोनों को क्या सेम माने थे, ये और इंटेंसिटी कितना हुआ था 0। 0 होने का मतलब पूरा डार्कनेस। चलो, और ये तो हो गया। ऑल्सो क्या लिखें, ऑल्सो क्या लिखें, ऑल्सो लिखेंगे ये मिनिमम, यहाँ मिनिमम है, ये मिनिमम कितना हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, बताओ, ये माइनस ये इज इक्वल टू 0। स्वाभाविक है, एम्पलीट्यूड जब 0 होगा तो इंटेंसिटी निश्चित रूप से 0 होगा। चलो, एक तो ये देखे, फिर हम इसी जगह और ले लेते हैं हम कि ये तो मिनिमम की बात कर रहे थे, मिनिमम। मैक्सिमम की बात क्या होगा जी, वहीं करना था, जगह नहीं रहा, ध्यान में नहीं रहा। तो ऐसा करो कि हम यहीं लिखते हैं इक्वेशन जो भी मानते हैं, माने हैं, देखो तो आई मैक्स ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन बोलो तो कौन सा माने थे, आई मैक्स, ये माने थे आई मैक्स। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन ये बताओ तो आई मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये रूट क्या था, रूट आई ए प्लस रूट आई बी था, तो आई बी अब तो नहीं लेंगे, आई ए लेंगे और उसका होल स्क्वायर लेंगे। दिस इज इक्वल टू ये 2 रूट आई ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 आई ए हो जाएगा। याद करो तो आई मैक्स बराबर क्या, ऐसा आई 4 आई ए स्क्वायर। तो बताओ ऐसा पहले हम निकाले थे क्या 4 आई स्क्वायर। उस केस में जब सेम एम्पलीट्यूड रहेगा तो क्या होगा 4 आई ए। एक मिनट देखिए, कहीं गड़बड़ी आ रही है, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, चौगुना होगा एम्पलीट्यूड। 4 आई ए, इसको हम आई यदि लिखें तो 4 आई लिख सकते हैं। चलो, क्योंकि रूट ये का स्क्वायर होगा तो 4 आई, 4 गुना एम्पलीट्यूड हो जाएगा बाबू, यही कहना चाह रहे थे, 4 गुना एम्पलीट्यूड हो जाएगा, सॉरी 4 गुना ये इंटेंसिटी हो जाएगा। और ये एम्पलीट्यूड कितना होगा, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन बताओ तो मैक्सिमम वाला इक्वेशन कहाँ है, बी था। तो बताओ ये मैक्स इज इक्वल टू क्या था, ये प्लस बी थी, यहाँ ये प्लस ये होगा और ये 2 ये होगा। तो बताओ दोनों एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक साथ ये डफ होगा, जुटेगा ये और ये,